आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का आज निधन हो गया। वो 92 साल के थे। केशुभाई को कुछ समय पहले कोरोना भी हुआ था, लेकिन वो रिकवर हो गए थे। वो 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बीते महीने उन्हें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का दोबारा से अध्यक्ष चुना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशुभाई की मौत को निजी क्षति बताया है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम सभी के प्रिय श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी, उनके निधन के समाचार मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत स्तब्ध हूँ। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है। उनका निधन मेरे लिए ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। केशुभाई 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार वो मुख्यमंत्री का टर्म पूरा नहीं कर सके। 2001 में जब केशुभाई मुख्यमंत्री पद से हटे, तब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के सीएम बने। नरेंद्र मोदी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि सूबे की असल कमान केशुभाई के हाथ में ही है। जिस राजनेता का राजनीतिक सफर लंबा हो और 2 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी जो नेता एक भी बार अपना टर्म पूरा ना कर सके, स्वाभाविक है उसके राजनीतिक सफर में बहुत सारी किस्से कहानियां छुपी होंगी। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम केशुभाई के कुछ राजनीतिक किस्सों की। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और केशुभाई की राजनीति और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से कहानियां सुनाने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट। अजय जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद ऋतु। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल अब नहीं रहे। इस पॉडकास्ट में हम बात उनके व्यक्तित्व की करेंगे, उनके राजनीतिक सफर की करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उनके राजनीतिक कद पर। क्या था गुजरात में उनका राजनीतिक कद, और साथ साथ सुनेंगे उनके राजनीतिक सफर से जुड़े कुछ किस्से। देखिए, केशुभाई 17-18 साल के थे तब से उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। मैं राजकारण नहीं कहता हूँ, राजकाज नहीं कहता हूँ। वो संघ परिवार के सन्निष्ठ कार्यकर्ता थे और मोहन भागवत जी के पिताजी, जो आज संघ सर कार्यवाह है, उनके पिताजी जो थे वो उनको गुजरात के तब प्रभारी थे और वो उनको शिक्षा दीक्षा देते थे राजकोट में, जब ये संघ की शाखा में जाते थे तब। तो इनकी पॉलिटिक्स या राजनीति जो है वो 15-16 साल की उम्र से शुरू हुई थी और 15 साल की उम्र में ये अनाज पीसने की घंटी जो थी उससे काम करते थे। तो आप समझ सकते हो कि कितने साधारण परिवार से केशुभाई जो थे वो आते थे और संघ में ही उन्होंने लाठी चलाना और संघ की जो शिक्षा थी उससे उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की थी। हुआ था ये कि तब राजकोट में एक एंटी सोशल एलिमेंट था जो वहाँ की बहनें और बेटियों को काफी प्रताड़ित करता था। तो केशुभाई एक दिन साइकिल पे जा रहे थे और उसने देखा कि वो वहाँ पर चौक के ऊपर खड़ा रह के सबकी मजाक उड़ा रहा था। तो केशुभाई ने उसको ललकारा और फिर केशुभाई ने उसको पकड़ के वहाँ पब्लिक में सबके बीच में पीटा और तब से वो केशुभाई का राजकोट में एक प्रकार से एक रिकग्निशन हुआ, पॉलिटिकल रिकग्निशन हुआ। और फिर राजकोट में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता था तो केशुभाई के पास लोग जाते थे। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पहले भारतीय किसान संघ के लिए काम किया, फिर भारतीय श्रमजीवी भारतीय मजदूर संघ के लिए काम किया और फिर 1975 में जब कटोकटी का काल था तब इमरजेंसी के वक्त उन्होंने काफी एक्टिवली उसका विरोध किया। तब वो बतौर एमएलए गुजरात के उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया, गुजरात में काफी कार्यक्रम दिए और बाद में वो संसद सभ्य भी रह चुके थे राजकोट से। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, उसमें से 1 सीट दिलवाने का दायित्व जो था वो केशुभाई के पक्ष में जाता है। केशुभाई ने तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में खड़ी करने का काम उन्होंने किया। जनसंघ के जमाने से केशुभाई गुजरात में काफी एक्टिव थे और उन्होंने ही गुजरात में जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली। अच्छा,
बड़ा पॉलिटिकल ब्रेक आप क्या मांगते हैं या केशु भाई की जिंदगी में, या आप जिसे कहेंगे बिल्कुल टर्न ओवर हो गया यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर, उसका क्या किस्सा है, उसकी क्या कहानी? देखिए, केशु भाई जो थे उन्होंने ब्रिक बाय ब्रिक जिसे कहते हैं ना, नींव रखते के बाद पहले कच्छ, फिर सौराष्ट्र रीजन, फिर नॉर्थ गुजरात रीजन और बाद में सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात, ये सब क्षेत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली, पार्टी को बहुत मजबूत बनाया। संगठन की दृष्टि से जिला पंचायत, महानगर पालिका के चुनावों में पार्टी को विजय दिलवाया। और फिर एक जमाना ऐसा था कि गुजरात में बीजेपी की टिकट पे कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, तब केशु भाई कैंडिडेट को एक डिपॉजिट का पैसा जुटाने की भी मदद करते थे कि तू लड़ ले, डिपॉजिट के पैसे हम देंगे, आपको जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसी स्थिति से उन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी। इनके टाइम में हाईएस्ट 127 आउट ऑफ 182 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि गुजरात में जब हिंदुत्व की लहर आई, आपको याद होगा सोमनाथ से अयोध्या तक की जो लाल कृष्ण अडवाणी जी की रैली निकली, तो उसके मुख्य सूत्रधार जो थे वो पर्दे के पीछे केशु भाई पटेल थे और रथ के सारथी जो थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन केशु भाई के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त वो पार्टी के महामंत्री थे। तो इन दोनों का काफी योगदान था। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जब केशु भाई मुख्यमंत्री बने और गुजरात में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जब वो विदेश गए अपने डेप्यूटी सीएम सुरेश मेहता के साथ, तब शंकर सिंह वाघेला ने उनका कच्चा पलट कर दिया। शंकर सिंह वाघेला का ये कहना था कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हुए भी उनको जितना इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने 46-47 एमएलए को ले जाके खजुराहो मध्य प्रदेश में ले गए और केशु भाई की सरकार का पतन हुआ। अलबत्ता वापस चुनाव जो हुआ उसमें केशु भाई पुनः चुनाव जीते और पुनः गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली गुजरात में कच्छ का भूकंप आया और उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि पार्टी के हाई कमांड ने डिसीजन ये लिया कि उनकी जगह नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो दोनों बार वो गुजरात के सीएम बने, काफी भारी बहुमति से बने, प्रजा में काफी लोकप्रिय थे, लेकिन दोनों बार वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाए। राजनीतिक स्तर पे उन्होंने कभी अपने आप को बहुत कुछ होने के बाद भी बीजेपी से दूर नहीं रखा, अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने जिक्र भी किया था कि कमान तो इनके ही हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, उन्होंने अपनी खुद की रीजनल पार्टी बनाई, नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने एक पॉलिटिकल मोर्चा भी खोला, लेकिन बाद में जब चुनाव पूरा हो गया नरेंद्र भाई ने सबसे पहले काम ये किया कि वो केशु भाई के घर गए, उनका आशीर्वाद लिया, एक राजकीय सहिष्णुता का एक उदाहरण भी, एक मिसाल भी खड़ी की और संघ परिवार ने एक समझौता भी करवाया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने केशु भाई को सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया और उस चेयरमैन के अंदर ट्रस्टी जो थे वो आज की तारीख में देखा जाए तो नरेंद्र भाई मोदी ट्रस्टी हैं, अमित भाई शाह ट्रस्टी है, लाल कृष्ण अडवाणी ट्रस्टी है और गुजरात के पूर्व चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पीके लहरी जो है वो उसके मैनेजिंग ट्रस्टी है। और अभी 15 दिन पहले ही ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, उसमें दोबारा एक बार उनकी टर्म जो थी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। तो केशु भाई राजनीति में नहीं थे, राजकाज में नहीं थे, फिर भी उनका इम्पोर्टेंस इतना था कि गुजरात में कोई भी बीजेपी का सीएम शपथ विधि होती थी तो सबसे पहले शपथ विधि के बाद या शपथ विधि से पहले केशु भाई का आशीर्वाद लेने जाता था। और चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना हो या कोई भी रणनीति बनानी हो, केशु भाई को हमेशा विश्वास में लिया जाता था। लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत, सुषमा स्वराज, कई दिग्गज पॉलिटिशियन जब भी गुजरात आते थे सबसे पहले वो केशु भाई के घर जाते थे। एक तरीके से कहें कि भाजपा से अपने आप को अलग करके भी वो अलग नहीं कर पाए। बिल्कुल नहीं, और वो बहुत स्मॉल पीरियड, मतलब बहुत छोटे पीरियड में वो हुआ था, लेकिन बाद में केशु भाई वापस भाजपा में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी मातृ संस्था है और मैं इससे नाराज होकर दूर नहीं जा सकता हूँ। और मोदी जी ने भी बड़ा दिल रख के उनको वापस पार्टी में आने के लिए आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, वो खुद उनके घर गए और जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। उनकी बीजेपी में वापसी का फिर से क्या कारण रहा? वापसी मतलब वो मैंने कहा कि 2012 के जो चुनाव थे उस वक्त उनकी जो नाराजगी थी वो नाराजगी थी, लेकिन बाद में चुनाव
पूरे होते ही वो नाराजगी, बल्कि चुनाव के दौरान ही मतलब एक समझौता हो ही गया था इन ए डिस्ट्रिक्ट मैनर। तो नरेंद्र भाई नहीं चाहते थे कि केशु भाई जैसे दिग्गज नेता है वो पार्टी से दूर जाए, और नरेंद्र भाई ने उनको समझा के, मना के, जो भी मनमुटाव था उसको दूर करके उनको पार्टी में ही रखा इन ए वे। किसी भी राजनीतिक शख्सियत के साथ बहुत सारे किस्से जुड़े होते हैं, बहुत सी कहानियां जुड़ी होती हैं जो उन्हें उनके चाहने वालों के बीच नेता बनाती है, हीरो बनाती है। केशु भाई से जुड़े कुछ अगर किस्से कहानियां आप सुना सकें जो बहुत दिलचस्प हैं, जिन्हें लोग याद करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि केशु भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी सिक्योरिटी या इसका कोई उनके बंगलों के बाहर ताता नहीं था। कोई भी आम आदमी है वो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे या शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे विदाउट अपॉइंटमेंट भी उनके यहाँ जा सकता था। जब वो सीएम थे उन्होंने एक लोक दरबार चला के रखा था। वो लोक दरबार में रोज 4 से 7 वर्किंग डे लोगों को मिलते थे, उनकी बात सुनते थे। गुजरात में इंस्टीट्यूट्स बनाने का, चाहे वो साइंस सिटी हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। गुजरात के किसानों की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने सरदार सरोवर नर्मदा योजना जो थी उसके प्रोजेक्ट को काफी गति दी। उसके लिए उन्होंने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनके समकालीन, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के थे, केशु भाई बीजेपी के थे, तो उन्होंने धीरू भाई अंबानी को मध्यस्थी बनाया और धीरू भाई अंबानी को कहा कि देखिए आप गुजरात के हैं और ये योजना ऐसी है जिससे गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार के लोगों को, जिसको पीने की पानी नहीं मिलता है और हमें ट्रेन दौड़ानी पड़ती है, उनको पानी मिले ऐसी व्यवस्था होगी। तो आप कृपया दिग्विजय सिंह को समझाइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार को समझाइए। भैरव सिंह को समझाने की जिम्मेदारी केशु भाई ने अपने सिरे पे रखी। तो धीरू भाई अंबानी ने शरद पवार, दिग्विजय सिंह, केशु भाई और शेखावत की मीटिंग मुंबई में रखी और चारों को समझाया कि पीने के पानी की कीमत जो है आप कब समझोगे, जब आप सौराष्ट्र और कच्छ के ऐसे विस्तार में, निर्जन विस्तार में होगे तब, है ना। इसलिए कृपया इस प्रोजेक्ट को क्लियर करने में आप सब सहयोग दीजिए। और उसकी वजह से एक आउट ऑफ द कोर्ट एक समझौती हुई और वो समझौते की वजह से गुजरात में आज नर्मदा का पानी मुहैया हुआ, जिसकी वजह से नॉर्थ गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ जैसे एरिया में जहां पीने के पानी की काफी किल्लत होती थी, आज उस सब एरिया में पीने का पानी मिलता है। इतना ही नहीं, वहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो काफी अच्छे चल रहे हैं और गुजरात की खेती जो है वो काफी अच्छी पली बढ़ी है। एक कहानी इनसे जुड़ी और आती है कि कहा जाता है कि अहमदाबाद में कोई डॉन लतीफ के गढ़ में घुसकर उन्होंने लोक दरबार लगा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लतीफ जो था उन्होंने गुजरात के जनजीवन में से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि राजकोट में उन्होंने एक गुंडा जो था उसको बुरी तरह से खुद पीटा था। सिमिलरली अहमदाबाद में डॉन लतीफ जो था, जो चिमन भाई पटेल जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे तो उस वक्त डॉन लतीफ जो था उसका पूरा कारोबार जो था गुजरात में, क्योंकि गुजरात में प्रोहिबिशन रहा है तो प्रोहिबिशन पॉलिसी के चलते वो जो था गुजरात में उसका लिकर का नेटवर्क काफी पावरफुल था और उसकी काफी राजनीतिज्ञों पर और ब्यूरोक्रेट्स पर पकड़ थी। तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए केशु भाई उसका जो एरिया था उसके अंदर चले गए थे और वहां जाके उन्होंने विरोध जताया था और जनता के जो भी इश्यूज थे वो वहां पर उन्होंने सुने थे। मतलब वो प्रजा को निडर बनाने का काम जो था वो केशु भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से किया था। शुक्रिया सर। और आपने केशु भाई से जुड़े बहुत ही शानदार किस्से सुनाए और उनका राजनीतिक सफर जो रहा वो कितना दबंगई भरा था और कितने लोकप्रिय थे, इसके बारे में आपने बात की और किस तरीके से उन्होंने गुजरात की सत्ता संभाली और क्यों उन्हें 2 बार तख्ता पलट का सामना करना पड़ा और कैसे वो बीजेपी से दूर होकर भी बीजेपी से कभी दूर नहीं हो पाए। इन सारी कहानियों को आपने बखूबी समझाया, सुनाया। शुक्रिया अजय जी, हमें अपना वक्त देने के लिए और केशु भाई से जुड़े इतने शानदार किस्से सुनाने के लिए। थैंक यू ऋतु। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा,
बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।